नमस्कार। एक आर्टिकल छपा था दी हिंदू में जिसकी हेडिंग है लिक्विडेट जेट एयरवेज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ एयरलाइन क्रेडिटर्स और आगे लिखा सुप्रीम कोर्ट। इसमें कुछ एक ज़रूरी जानकारियां दी गई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस आर्टिकल को मैं आपके समक्ष लेके आऊं। इसमें जैसे आर्टिकल 142 का जिक्र किया है, प्लेनेटरी पावर्स का जिक्र किया है, IBC 2016 का जिक्र किया है, NCLAT क्या होता है वो जिक्र किया है। ओके, फिर ये आपका लिक्विडेशन क्या होता है इसका जिक्र किया है, रेजोल्यूशन प्लान ये क्या होता है। तो ये कुछ एक चीज़ें इसमें मेंशन हैं जो कि आमतौर पे हमें नहीं पता होती। तो मैंने सोचा क्यों ना इन जानकारियों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें और पता लगाने की कोशिश करें कि क्या होता है। तो दिस आर्टिकल इज अबाउट अ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग जेट एयरवेज अ डेट रिडन एयरलाइन इन इंडिया। ये आर्टिकल एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके रिगार्डिंग है, जो कि एक एयरलाइन है जो कि जिसके ऊपर बहुत सारा डेट है। डेट मतलब उन्हें पैसे लिए होंगे उधारी, वो है। The court has directed that the airline enter into liquidation because the resolution plan failed and there has been no progress in reviving the airline despite almost 5 years since the resolution plan was approved। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है कि भाई इसको जो है अपना लिक्विडेट करो क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान जो है वो फेल हो गया है और 5 साल में कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। ठीक है, डिस्पाइट ऑलमोस्ट 5 years इन द रेजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड। 5 साल पहले ये रेजोल्यूशन प्लान इसका अप्रूव किया गया था। तो वो क्या है लिक्विडेशन और रेजोल्यूशन क्या होता है वो आगे देखेंगे हम। द कोर्ट एम्फेसाइज द नीड फॉर स्पीड टू प्रिवेंट द फर्दर डिवैल्यूएशन ऑफ जेट एयरवेज। कोर्ट ने बोला कि इसको थोड़ा जल्दी कार्रवाई करो ताकि और ज़्यादा वैल्यूएशन गिर ना जाए इसका, जेट एयरवेज के एसेट्स का। और उसने इन्वोक किया आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सपेडाइट द लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016। तो इसको देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले रेजोल्यूशन प्लान। ये रेजोल्यूशन प्लान क्या है? रेजोल्यूशन प्लान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी इज एसेंशियली अ डिटेल्ड स्ट्रेटजी और प्रपोजल टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऑफ अ कंपनी। तो रेजोल्यूशन प्लान क्या है इस संदर्भ में? जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी है ये एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी है, कार्रवाई है, डिटेल कार्रवाई, प्लानिंग, ये एक प्रपोजल है टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऑफ कंपनी। जो जिस कंपनी में कुछ फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए। When a company is unable to pay its debts, जब कंपनी अपने डेट्स नहीं पे कर पाती है, क्रेडिटर्स और अदर स्टेक होल्डर्स कैन सबमिट अ प्लान टू रीस्ट्रक्चर इट्स डेट्स। जो क्रेडिटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ और अक्लमंद लोग हैं, वो अपना प्लान बता सकते हैं कि भाई आपको ये दिक्कत आ रही है, आप इस तरीके से कार्रवाई कर लो, अपने डेट्स को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर कर लो, असेट्स को बेच लो चाहे, और फाइंड अदर वेज टू मेक द कंपनी वाइबल अगेन। या कुछ और तरीके ढूंढे जा सकते हैं जिससे कि कंपनी दोबारा से कार्रवाई करने लग जाए, अपना दोबारा से रूटीन में आ जाए। इफ द प्लान इज सक्सेसफुल, अगर तो ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, द कंपनी कैन कंटिन्यू ऑपरेटिंग, कंपनी कंटिन्यू कर सकती है अपना ऑपरेशन। हाउएवर इफ द रेजोल्यूशन प्लान फेल्स, अगर रेजोल्यूशन प्लान फेल हो जाता है, द कंपनी माइट फेस लिक्विडेशन, तो कंपनी जो है उसको लिक्विडेशन फेस करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ जेट एयरवेज के केस में रेजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड बट डिड नॉट लीड टू एनी सिग्निफिकेंट रिवाइवल ऑफ द एयरलाइन। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव तो हो गया था मगर कोई सिग्निफिकेंट रिवाइवल हुआ नहीं। लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन एक प्रोसेस है ऑफ वाइंडिंग अप अ कंपनीज अफेयर बाय सेलिंग इट्स एसेट्स। अपने उसके एसेट्स को बेच दो टू पे ऑफ इट्स क्रेडिटर्स, उसके क्रेडिटर्स को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, एसेट्स को बेच के। इफ अ कंपनी कैन नॉट बी रिवाइव, लिक्विडेशन इज ऑफन द लास्ट रिजॉर्ट। लिक्विडेशन ज़्यादातर लास्ट रिजॉर्ट होता है। वंस द एसेट्स आर सोल्ड, द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स हैं उसके उनको पैसा दे दिया जाता है। जेट एयरवेज हैज नाउ रीच्ड दिस स्टेज एज द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड लिक्विडेशन बिकॉज नो इफेक्टिव रेजोल्यूशन प्लान हैज सक्सीडेड इन सेविंग द कंपनी। उसके बाद देख लेते हैं प्लेनरी पावर्स क्या होते हैं। प्लेनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 142 है वो क्या करता है? ग्रांट करता है द सुप्रीम कोर्ट वाइड रेंजिंग पावर्स टू एंश्योर दैट जस्टिस इज फुली सर्व्ड। स्पेसिफिकली इट अलाउज द कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर और डिक्री नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस। कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट नहीं लिखा होता, उसमें डायरेक्ट ऐसा कुछ पावर नहीं दी गई होती कि आप ये कार्रवाई कर सकते हो। तो उसमें जहाँ पे आपको कुछ एक, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कोई इशू आते हैं, जहाँ पे कुछ गैप होते हैं लेजिस्लेशन में, वहाँ पे एक पावर दी गई है कि आप आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके जो जस्टिस आपको लगता है ये देना है बट उसमें रिटन फॉर्म में नहीं है, आप ये कार्रवाई कर सकते हो। इन द केस ऑफ जेट एयरवेज द सुप्रीम कोर्ट यूज इट्स प्लेनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 टू पुश फॉर लिक्विडेशन बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी इन्वॉल्व एंड टू प्रिवेंट द एयरलाइंस एसेट्स फ्रॉम लूजिंग फर्दर वैल्यू। 142 देख लेते हैं क्या। 142 का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें क्या, द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। यह मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट शेल हैव ऑल द पावर्स रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स डिक्रीज एंड ऑर्डर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, कोई भी जो भी इसके प्रोविजंस हैं इस लॉ के तहत मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जो बनाया, द सुप्रीम कोर्ट शेल हैव ऑल द पावर्स रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। सुप्रीम कोर्ट के पास सारी ताकत होंगी इसको एग्जीक्यूट करने की, एंड ऑर्डर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में। In essence, the Supreme Court can bypass certain procedural hurdles if it believes that immediate action is necessary to ensure justice. Here, the court felt that swift liquidation was required to protect the interests of Jet Airways creditors and employees. उसके बाद देख लेते हैं ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ये क्या था।
The IBC 2016 is a comprehensive law that governs the process of insolvency and bankruptcy in India. It aims to consolidate and amend laws related to the resolution of insolvent businesses, speeding up the process of dealing with financial distress while protecting creditors and other stakeholders. तो इसमें IBC का मेन मुद्दा क्या है कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई कंपनी फाइनेंशियल इशू से गुजर रही है, तो ऐसा ना हो कि क्रेडिटर्स को नुकसान हो जाए, जो पैसे उसमें लगा रखे हैं शेयर होल्डर्स, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी करना है, इवन इकोनॉमिक लिए भी सही है कि भाई आपने जो भी कार्रवाई करनी है, रेजोल्यूशन करना है रेजोल्यूशन कर लो, अगर नहीं कंपनी चल पा रही है तो उसको लिक्विडेट कर दो, जो भी प्रोसेस करना है उसको जल्दी से कार्रवाई करके उसको ठीक रास्ते पे लेके आओ। ये इसका मुद्दा मेन मोटा मोटा मुद्दा है। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IBC 2016 टू रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी इन अ टाइम बाउंड मैनर। पहला मुद्दा हो गया क्या, टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी इन अ टाइम बाउंड मैनर। दूसरा क्या हो गया, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ डेटर्स एसेट्स। डेटर के जो एसेट्स हैं उसको उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, कि जैसे अभी इन्होंने बोला ना जेट एयरवेज की वैल्यूएशन और गिर ना जाए, तो उसको आप क्या कर रहे हो, उसके एसेट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हो। ठीक है। टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, उसको मतलब क्रेडिट तो कोई तभी देगा ना जब उसको पता होगा कि मेरे पैसे मरेंगे नहीं। टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करना, इंक्लूडिंग द कंपनी क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स, इंक्लूडिंग कंपनी क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स, कंपनी क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स। द प्रोसेस बिगिंस विद इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। सबसे पहले क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं। वेयर अ रिजोल्यूशन प्लान इज सॉट, जहां पे रिजोल्यूशन प्लान की मांग की जाती है। इफ नो प्लान इज फाउंड विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, अगर कोई प्लान नहीं आता है जैसे 180 270 दिन तक, द कंपनी इज मूव्ड इनटू लिक्विडेशन, कंपनी को लिक्विडेशन में की कार्रवाई पे भेज दिया जाता है, विच इज व्हाट हैपेंड इन जेट एयरवेज केस। द IBC ऑल्सो आउटलाइन द हायरार्की ऑफ हाउ प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे सबसे पहले आप क्रेडिटर्स को दोगे, फिर एम्प्लॉइज को दोगे। The IBC has several parts, including the process for insolvency resolution, liquidation procedures, and the rights and duties of creditors. IBC के कुछ काफ़ी पार्ट्स हैं, जैसे इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कैसे करना है, लिक्विडेशन का प्रोसीजर्स क्या होंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ क्रेडिटर्स क्या होंगे। जो इसके मुख्य सेक्शन है इसमें क्या है कि सेक्शन रेलिवेंट हियर इज सेक्शन 33 which deals with liquidation. It states that if the corporate insolvency resolution process fails to yield a result, the company should be liquidated to pay off debts. Section 33 के आपको क्या कार्रवाई करने का हेल्प मिलती है। सेक्शन 33 बताता है कि विच डील्स विद द लिक्विडेशन, ये डील करता है लिक्विडेशन से। इट स्टेट्स, ये कहता है कि दैट इफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल हो जाता है तो जो कंपनी है वो उसको इट शुड बी लिक्विडेटेड टू पे ऑफ डेट्स। ठीक है। देयर आफ्टर NCLAT क्या है, NCLAT इज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। NCLAT इज एन एपेलेट ट्रिब्यूनल इन इंडिया दैट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जो डिसीजन दिए जाते हैं उसको सुनवाई करती है। विच हैंडल्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। NCLT क्या करता है, ये हैंडल करता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, और इसके डिसीजंस के खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है NCLT। तो NCLT इज एन अपेलेट ट्रिब्यूनल इन इंडिया दैट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल व्हिच हैंडल्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। इन दिस केस द रिजोल्यूशन प्लान फॉर जेट एयरवेज वाज अप्रूव्ड बाय द NCLAT ईयर्स अगो, बट बिकॉज देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस द सुप्रीम कोर्ट इज स्टेपिंग इनटू इनिशिएट लिक्विडेशन। NCLAT ने पहले कह दिया था भैया आप जो अप्रूव करो इसका जो भी कार्रवाई करनी है, बट अभी वो कार्रवाई कुछ हुई नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट अभी आ गया इसमें बीच में और बोल रहा है भाई लिक्विडेशन करो। तो समरी क्या है इसकी ओवरऑल, द आर्टिकल रिपोर्ट्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू ऑर्डर द लिक्विडेशन ऑफ जेट एयरवेज, अ प्रोसेस वेयर द एयरलाइंस एसेट्स विल बी सोल्ड टू रीपे इट्स डेट्स. The court had to take this step because the early resolution plan, a plan to restructure and revive the airline, failed. Nearly 5 years had passed without any progress, leading the court to use its plenary powers under Article 142 of the Indian Constitution to expedite the liquidation. The Insolvency and Bankruptcy Code of 2016 was cited as the legal framework for handling this liquidation. The IBC is the law that governs insolvency in India and ensures that the liquidation process happens in a structured and time-bound manner. The decision was made because further delays could cause Jet Airways assets to lose more value, negatively impacting creditors and employees. तो समझिए क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को 2016 जो है वो साइट किया गया एज ए लीगल फ्रेमवर्क, की लीगल फ्रेमवर्क है, इसलिए उसको इसमें लिखा हुआ है कार्रवाई करने के लिए मदद करता है फॉर हैंडलिंग दिस लिक्विडेशन। ये लिक्विडेशन जो करी है वो किसके तहत करी है, IBC 2016। The IBC is the law that governs insolvency in India. ये एक लॉ है जो गवर्न करता है इंसॉल्वेंसी इन इंडिया एंड एंश्योर दैट द लिक्विडेशन प्रोसेस हैपेंस इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड टाइम बाउंड मैनर। जो लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है वो टाइम से हो जाए, जो भी कार्रवाई करनी है ढंग से हो जाए, स्ट्रक्चर में हो जाए। द डिसीजन वाज मेड बिकॉज फर्दर डिलेस कुड कॉज जेट एयरवेज एसेट्स टू लूज मोर वैल्यू, नेगेटिवली इंपैक्टिंग क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज। द NCLAT had approved a resolution plan earlier, but with no significant development, the court concluded that liquidation was the only viable solution to protect the interest of all stakeholders. NCLAT ने पहले अप्रूव कर दिया था रेजोल्यूशन प्लान, बट विद नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई ही नहीं। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट लिक्विडेशन वाज द ओनली वायबल सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। अब देख लेते हैं प्लेनरी पावर्स क्या होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्लेनरी powers refers to the full authority granted to certain constitutional or governmental bodies to act without external limitation within a specific domain. एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया पार्लियामेंट्स प्लेनरी पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का पार्लियामेंट है इज वेस्टेड विद प्लेनरी पावर्स टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। दिस मीन्स पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू एल्टर, अमेंड और रिपील, कुछ बदलाव कर दे, कुछ चेंजेस लेके आए या उसको कुछ हिस्से को खत्म कर दे।
Any part of the constitution subject to certain conditions, कुछ conditions मगर हैं. However, there are limits to this power which have been established through judicial interpretations. Judicial interpretation से establish की गई हैं. कुछ cases आए होंगे time to time, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने इंटरप्रिटेशन दिए होंगे कि ये कार्रवाई हो सकती है नहीं हो सकती, तो उसके तहत कुछ एक लिमिटेशन इसमें लगाई गई हैं. जैसे एग्जांपल है केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 का है. इन दिस लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट वाइल पार्लियामेंट हैज प्लेनरी पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैनॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो बेसिक मूल ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं कर सकता. द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है, इज अ जुडिशियल प्रिंसिपल, एक जुडिशियल प्रिंसिपल है दैट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक क्या क्या है फंडामेंटल एलिमेंट? डेमोक्रेसी फंडामेंटल एलिमेंट हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो गया, ये फंडामेंटल एलिमेंट्स है. दिस डिसीजन इम्पोज अ लिमिट ऑन द अदरवाइज प्लेनरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू प्रिवेंट द कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा एग्जाम्पल देख लो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल 356 के तहत. Another example of plenary power in India can be seen in the president's authority under Article 356, which allows the president to proclaim president's rule in a state when there is a breakdown of constitutional machinery. अगर किसी स्टेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आर्टिकल 356 का यूज करके प्रेसिडेंट का रूल लगा सकता है, जैसे JNK में लगाया होगा. This power gives the central government full authority over a state's administration during such periods, effectively suspending the elected state government. Elected state government को suspend कर देते हैं. However, like parliamentary power, this plenary authority is subject to judicial review. इसमें judicial review हो सकता है. जैसे SR बोम्मई का केस हुआ होगा 1994 में. The Supreme Court ruled that exercise of president's rule is justiciable. मतलब जो ये प्रेसिडेंट का रूल का है, ऐसे नहीं कुछ भी कर दोगे आप. सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई आप केस डाला जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस पर देख सकता है कि ये ढंग से क्या सही में आपने कार्रवाई ठीक से करी है, क्या प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी था, ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से लगा दिया. मीनिंग द कोर्ट कैन एग्जामिन वेदर इट वाज अप्लाइड करेक्टली विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की पॉइंट्स क्या है इसके? पार्लियामेंट हैज प्लेनरी पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 बट इज लिमिटेड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज प्लेनरी पावर इन डिक्लेयरिंग प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 बट दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटिनी. Thus, in India, plenary powers are granted to high constitutional authorities, but are often checked by the judiciary to ensure that they are not misused. तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने रेजोल्यूशन प्लान के बारे में देखा. रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है? रेजोल्यूशन प्लान किसको बोलते हैं? हमने देखा लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन के बारे में सीखा. हमने देखा आर्टिकल 142 क्या है, हमने देखा IBC 2016 क्या है, हमने देखा NCLAT ये क्या है, और हमने देखा कि प्लेनरी जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं. ठीक है, बाकी IBC 2016 को मैं अलग से एक बार कवर करूंगा डिटेल में. तब तक के लिए थैंक यू. पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें. हैप्पी लर्निंग.